राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आज मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार सर। भट्ट साहब, बिहार का जो रिजल्ट आया उसमें लालू का MY समीकरण कमजोर पड़ता दिखा। देखिए इसको ये लेके पिछले जी, जी इसको लेके अखिलेश भी आशंकित हैं क्या? देखिए 1990 में मंडल लागू होने के बाद भारत में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में जो जाति का नंगा नाच चल रहा है, अब ये अपने अंतिम अंतिम चरण में है, अपने फाइनल फेज में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से समावेशी इंक्लूसिव राजनीति का नया दौर शुरू किया है, जिसको बीजेपी ने नाम दिया है सबका साथ सबका विकास, बाद में जोड़ दिया सबका प्रयास। और तो उसके चलते धीमे धीमे अब ये जाति यूपी में मुलायम सिंह यादव के लिए और बिहार में लालू यादव के लिए जाति जो थी वो महाभारत का अक्षय पात्र थी। ये एक ऐसा अक्षय पात्र है जो सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को जो 5 पांडवों को दिया था कि उसमें सदैव आपके भोजन आपको बना रहेगा, हमेशा जो आप चाहेंगे वो भोजन आपको उस अक्षय पात्र में मिलेगा, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। तो जाति का ये जो अक्षय पात्र है अब ये सूख रहा है। और जिस तरीके से यूपी में हालांकि जाति की राजनीति तो यूपी में लोहिया के समय से चल रही है। 60 के दशक में जब लोहिया का नारा था, 100 चित्रों ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। बिल्कुल जाति की बात कीजिए, सबको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, सबको सत्ता का सबको विकास का लाभ समान रूप से मिलना चाहिए। लेकिन ये तो केवल बाहर की पैकिंग थी, ये केवल बाहर का जो है एक साइन बोर्ड था, अंदर केवल जो है नंगा जातिवाद था और कुछ परिवारों की सत्ता की अपनी भूख थी और केवल अपना अपना घर भरने के अलावा कुछ कभी होता नहीं था। और मंडल के लागू होने के बाद चौधरी चरण सिंह ने जिस पार्टी को बनाया था 1967 में, किसानों की पार्टी, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, उसको 90 में मुलायम सिंह यादव ने यादवों की पार्टी बना दिया। जो जो समाजवाद था यूपी और बिहार में, वो यादवों की पार्टी में बदल के रह गया। तो और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ यूपी में और बिहार में, लालू का तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब वो पाप का घड़ा अब जो है भर रहा है। तो अब केवल जाति के आधार पर वोट नहीं मिलेगा। और बिहार के लोगों में अभी भी 20 साल पुरानी जो जंगल राज की स्मृतियां हैं, उसके वो लोग भूलने को तैयार नहीं है। और पिछले 20 सालों में जो जो उन्होंने अपने दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार देखा है, उनको ये भरोसा नहीं कि लालू यादव की पार्टी इसको बनाए रख पाएगी। अब जो बिहार में हुआ है उसका असर यूपी में क्या होगा? उसका असर यूपी में ये हो रहा है कि अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि केवल जाति की राजनीति के जरिए उनकी उनकी नैया पार नहीं लगने वाली। 14 तारीख को परिणाम अनाउंस हुए बिहार का। 15 तारीख को अखिलेश यादव गए थे बैंगलोर में और इंडिया विजन को लॉन्च किया उन्होंने वहां पे। जो उनका पीडीए अब तक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब वो पीडीए हो गया है प्लान डेवलपमेंट एंड एसेंट। एसेंट माने ऊपर उठना, ऊर्ध्व आरोहण। तो पीडीए से आपका पिछड़ा भी गायब हो गया, दलित भी गायब हो गया, मुसलमान भी गायब हो गया। अब वो प्लान डेवलपमेंट और एसेंट हो गया। और वो जो है बदहवासी में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को बोल रहे हैं ये तो छल वाली पार्टी है, फ्रॉड है, लगातार एसआईआर पे हमलावर है। और बिहार जनता आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि हर ईवीएम में पहले से ही 25-25 हजार वोट मौजूद था। कल ही एक अंग्रेजी के बड़े अखबार ने जो कि बीजेपी सरकार का, मोदी का बड़ा कट्टर विरोधी है, इंडियन एक्सप्रेस, उसने अपने संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस को दर्पण देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस को थोड़ा अब जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार ऐसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में, जहां का मतदाता पॉलिटिकली इतना जागरूक है, वहां पे आप ये आरोप लगाएं कि यह बेईमानी हो गई है और एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, मैंने शिकायत की और मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और मेरा नाम काट दिया गया। एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी ने ये शिकायत नहीं की है, किसी हारे प्रत्याशी ने, न प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी ने की है, न आरजेडी ने की है,
ना कम्युनिस्ट पार्टी ने की है, ना कांग्रेस पार्टी ने की है कि हमारे इलाके में वोटिंग में वो मतदान में कहीं कोई हेरा फेरी हुई या हमारे क्षेत्र की मतदाता सूची में कहीं कोई कमी थी। अब ये केवल, और आज तो कांग्रेस जो है एसआईआर के ऊपर दिल्ली में सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के साथ, अध्यक्षों के साथ एक विशेष बैठक कर रही है। अब असली बात ये है, ये इनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की जो मशीन है, बीजेपी के पास जितने समर्पित लोग हैं और जितना समर्पण के साथ ये लोग चुनाव में जुट जाते हैं और काम करते हैं, उसके जरिए ये परिणाम आए हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में और अब बिहार में। तो इनके पास वो तो है नहीं, तो इनको कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ना है। अपने मतदाता वर्ग को, अपने समर्थक वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए कोई तो बहाना बताना है। तो 2017 में ईवीएम खराब थी, अब 8 साल बाद जो है पूरी जो है जो चुनाव प्रक्रिया है अब वो खराब है। और एक बड़े नेता है बिहार के शकील अहमद, वो कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और 20 या 30 लाख नाम जोड़े गए, लेकिन 65 लाख लोगों के नाम अगर काटे गए तो बिहार में 65 लोगों ने विरोध नहीं किया, तो इसलिए कैसे मान लें कि चुनाव में कहीं गड़बड़ी हुई है। शकील अहमद बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में और कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रदेश के। तो ये जो फेक नैरेटिव है, और इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहते हैं, तो 4th and 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, ये सूचना का युद्ध है। सरकार के खिलाफ लगातार अविश्वास पैदा करो, सरकार के खिलाफ लोगों की भावना भड़काओ, सरकार की जो जनता में जो विश्वसनीयता है उसको कैसे कम किया जाए, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को, क्रेडिबिलिटी को कैसे कम किया जाए, जो राज्य को चलाने वाली जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता पे कैसे लगातार चोट की जाए। जैसे चुनाव आयोग पे लगातार हमला किया जा रहा है, संसद पे लगातार हमला किया जा रहा है कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, कभी कभी बीच बीच में जुडिशरी पे भी अटैक होता है। तो ये सब जो हो रहा है ये केवल इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप ने अब जनता के बीच में जो विश्वास अर्जित किया है, उस विश्वास को अब कोई खंडित नहीं कर सकता। जब विश्वास को खंडित नहीं कर सकते और जनता के बीच में चुनावी लड़ाई में हारा नहीं सकते, तो केवल घृणा फैलाओ। कल प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में एक अखबार के एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। ये कल प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है, कल सोमवार को दिल्ली में, बल्कि साफ साफ कहूं मैं, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जो संस्थापक थे रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में कल पीएम ने करीब भाषण दिया है 35 मिनट, और ये सारा भाषण यूट्यूब पे और पीआईबी की वेबसाइट पर उसका टेक्स्ट मौजूद है, कोई जाके पढ़ सकता है। पीएम ने साफ साफ कहा है कांग्रेस भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। तो ये जो एसआईआर है, ये केवल जो है देश को कैसे आंतरिक रूप से डिस्टेबलाइज किया जाए, देश को कैसे अस्थिर किया जाए, देश की इकोनॉमी में, देश की, और ये जो अडानी पे जो अटैक होता है, अंबानी पे जो अटैक होता है, ये भी केवल इसीलिए होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो निवेशकों का जो विश्वास है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, उसे कैसे कम किया जाए ताकि स्टॉक मार्केट क्रैश करे। आज स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन है, और जबकि स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन $5.5 ट्रिलियन हो रहा है आज की तारीख में। और जो सेंसेक्स है वो 83, 84, 86, 86.5 के बीच में होवर करता है, ठीक ठाक है, स्टेबल है। इस समय भारत की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब इन्फ्लेशन 1.5% पे है। मनमोहन सिंह के जमाने में 8%, 10%, 11% इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 रुपया है और अगर इन्फ्लेशन 10% है, तो यानी उस रुपए से आप केवल 1 रुपए से 90 पैसे के मूल्य की वस्तु खरीद सकते हैं। बस उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 90 पैसे है, न कि 100 पैसे। और आज जो है रिकॉर्ड कलेक्शन जीएसटी का हो रहा है, 7.8% इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। कल ये सारा डाटा प्राइम मिनिस्टर ने दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये भी साफ साफ कहा कि हमारे बारे में कहा जाता है कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। पीएम ने कहा हम इलेक्शन मोड में नहीं, हम इमोशनल मोड में रहते हैं। हमेशा ये देखते हैं कि आम आदमी के जीवन में कैसे सुधार हो, उसके जीवन का स्तर कैसे सुधरे,
उसको सारी सुविधाएं कैसे मिले। हमारी चिंता जो है इलेक्शन नहीं, इमोशन है। हम इमोशनल लेवल पे हमेशा केवल नागरिकों के बारे में ही कैसे उनका जीवन बेहतर किया जाए ये सोचते हैं। अब ये बात जो है लोगों को लगेगा कि मैं कोई बीजेपी का प्रचारक हूँ। मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कल पीएम ने क्या कहा और किस संदर्भ में क्या कहा। तो अब जो है अखिलेश यादव एक रीजनल पार्टी है, इनके सामने ऑप्शन बहुत सीमित है। ये क्षेत्रीय पार्टी केवल जो है ये जो जातियों का गोला भाग करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। अब वो जाति की राजनीति जो है विदाई की शुरुआत यूपी से हुई थी और वो विदाई की रफ्तार जो है की गति है उसने बिहार में तेजी पकड़ी है और 2027 में भी जाति की राजनीति और यूपी में जो उसकी विदाई की गति है वो और बढ़ेगी और ये लगातार तीसरी बार हार होगी अखिलेश यादव की यूपी के असेंबली चुनाव में। और बहुजन समाज पार्टी के उभार के चलते अब यूपी की चुनावी राजनीति ट्रायंगुलर होने जा रही है और अगर बहुजन समाज पार्टी 10 से 15% के बीच में वोट ले आती, अगर वोट पोल कर जाती है तो इससे सीधे सीधे लाभ जो है बीजेपी का होगा और इससे हानि जो है समाजवादी पार्टी की होगी। जी नहीं सर, पर एक बात मुझे बताइए, पीडीए में से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक निकल के प्लान्ड डेवलपमेंट एसेंट आ गया, तो जब विकास का मुद्दा आ जाएगा तो विकास के मुद्दे पे बीजेपी के सामने, योगी जी के सामने, मोदी के सामने कहां टिक पाएंगे अखिलेश? ये तो आप उनकी पिच पे खेलने आ गए। तो ये तो उनसे पूछिए। वो ये कह रहे हैं, उनका वो एक क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन उनका जो अंदाज है, जो बिहेवियर का है कि जैसे वो योगी को नहीं मोदी को चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा जो पीडीए है, प्लान डेवलपमेंट एंड एसेंट, वो यूपी के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। और उनका कहना है कि जो पीएम मोदी का जो नैरेटिव है, जो स्लोगन है विकसित भारत, उसमें सामुदायिकता भरी हुई और उसमें नफरत है, वो समावेशी नहीं है, वो इंक्लूसिव नहीं है। हमारा बड़ा अच्छा वाला है, हमारे में केवल प्रेम भरा हुआ है, केवल मोहब्बत भरी हुई है और उस मोहब्बत में और समाजवादी पार्टी में जो लोग प्रेम करेंगे वो सारे जिहादी हैं। आजम खान करेंगे, दारुल उलूम देवबंद वाले करेंगे या बरेलवी करेंगे। तो ये उनका कहना है कि वो योगी को नहीं, वो मोदी को चुनौती दे रहे हैं। उनकी बात ये। मैं आपको दो मोटी बातें बता दूं, यूपी में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। यूपी में करीब जो है 2 करोड़ परिवार जो है सीधे जुड़े हुए हैं गन्ने से और पिछले 8 सालों में योगी जी की सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना किसानों का पेमेंट हुआ है और इसमें अखिलेश यादव की सरकार का 2012 से 17 का भी दौर शामिल है और इसमें 2007 से 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी सरकार का दौर भी शामिल है। गन्ना किसान केवल ये चाहता है उसको समय से उसकी फसल का भुगतान मिल जाए। वो हर साल गन्ने मूल्य में गन्ने के स्टेट एडवाइजरी प्राइस में हर साल पैसा वो मूल्य बढ़े, ऐसा वो नहीं चाहता। इस साल 40 रुपए क्विंटल बढ़ा है। दूसरी बात ये हुई है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बड़ी शुगर कंपनियों ने अपने एथेनॉल के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 2014 तक जो है एथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग की लिमिट केवल 5% थी। मोदी सरकार ने उसको बढ़ा के कर दिया है 20%। 2014 में पूरे देश में जो एथेनॉल का प्रोडक्शन था वो था 60 करोड़ लीटर। इस साल ये होने जा रहा है 1800 करोड़ लीटर। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल है या भारत पेट्रोलियम है, ये करीब 1,500 करोड़ लीटर जो है एथेनॉल खरीदेंगी शुगर मिलों से। शुगर मिलों के पास आज गन्ने और ये जो एथेनॉल है, ये जब गन्ने की पेराई होती है उसमें जो निकलता है बाई प्रोडक्ट मोलासिस या शीरा, उससे बनता है। शुगर मिलों के पास पर्याप्त शीरा नहीं है तो वो एफसीआई से टूटा हुआ चावल उनको भारत सरकार देती है, उससे वो बना रहे हैं एथेनॉल। तो यानी आज यूपी में इतना गन्ना नहीं है कि चीनी मिलें उससे एथेनॉल बना सकें। तो चीनी मिलों को एथेनॉल के जरिए सरकारी तेल कंपनियों से अच्छा पैसा मिलता है, तुरंत पैसा मिलता है।
तो चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, तो चीनी मिलें भी चाहती हैं किसानों का भी नुकसान ना हो। अब ये स्थिति आ गई है कि चीनी मिलें गन्ना आज लेती हैं, 4 दिन बाद पेमेंट कर रही हैं। यूपी में पिछले सत्र का केवल जो है करीब 35,000 करोड़ या करीब 36,000 करोड़ रुपए चीनी मिलों को देना था। 99% केवल एक मिल को छोड़ करके सारा पैसा क्लियर हो गया है। करंट सीजन का पैसा भी सबको मिल रहा है यूपी में। तो ये जो अंतर आया है, और उसके अलावा जब अखिलेश यादव गए थे तब यूपी में जो टोटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी थी वो 16,000 मेगावाट थी, आज वो 32,000 मेगावाट है। आपको केवल बिजली चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी चाहिए, सड़कें चाहिए, हाईवे चाहिए, ये 3 काम हो रहे हैं। सरकार जो है केवल लॉ एंड ऑर्डर ठीक दे दे, बिजली दे दे, बाकी काम जनता अपने कल्याण का स्वयं कर लेगी, वो यूपी में हो रहा है। अखिलेश यादव कभी इसकी बात नहीं करते। सबसे बड़ी चीज है लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थानों में आम आदमी की जो एंग्जाइटी है, जो तनाव का स्तर, क्या पहले जैसा है या योगी जी के राज में कम हुआ? ये अंतर आप देख लीजिए। आज पब्लिक प्लेस में कोई भी महिला हो, कोई पुरुष हो, लड़का हो, बच्चा हो, उसके अंदर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, शॉपिंग मॉल में, स्कूल में, मंदिर में, कहीं भी जाएगा, बाजार में, सब्जी मंडी में, तो कोई ये डर है नहीं कि कोई उसे लूट लेगा, कोई उसे तंग करेगा, कोई उसके ऊपर जो है उसको परेशान करेगा। ये सबसे मूलभूत कार्य है स्टेट का जो यूपी में हुआ। बाकी लोग अपने आप कर लेंगे, लेकिन अब लोगों को बिजली भी मिल रही है, और बाकी जो काम हुआ है, जो करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले हैं, आवास मिले हैं, पानी की सुविधा मिली है, और आयुष्मान भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिला है। पीएम किसान सम्मान योजना में करीब यूपी में पिछले 5 सालों में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा किसानों के खाते में पहुंच चुका है। ये सब जो चीजें हो रही हैं, समाज में एक स्थिरता रहे, सामाजिक तनाव अपने न्यूनतम पर रहे, ये होता है विकास जो यूपी में हो रहा है। अब ये बताएं समाजवादी पार्टी वाले क्या आरोप लगाएंगे? पिछले 8 सालों में 2017 जुलाई में बीजेपी सरकार का पहला विधानसभा सत्र था। आज 2025 पूरा हो रहा है, 8.5 साल। 8.5 साल में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में केवल 2 ही मुद्दे उठाए हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर खराब है, और सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को उनके अधिकार के अनुसार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा। और ये भी आरोप फर्जी है, ये आरोप कभी स्टैंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सरकार को सारा ब्यौरा पेश करना पड़ेगा। तो बस ये 2 मामले हैं। बताइए तीसरा मामला क्या है यूपी में? और 8 साल में एक बार भी टैरिफ हाइक नहीं हुआ बिजली का। तो मुद्दा चाहिए ना आपको, आपका मुद्दा नहीं है आपके पास केवल। और आज स्थिति ये हो गई है कि अखिलेश यादव योगी जी के ऊपर निजी हमला करते हैं। अगर अभी जब जीएसटी के रेट्स कम हुए, 22 सितंबर से लागू हुए, तो उसके बाद बीजेपी ने पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए बीजेपी के नेता बाजारों में गए और बचत उत्सव के नाम से उन्होंने अभियान चलाया। लखनऊ के बड़े बाजार में योगी जी है, तो वो एक शेल्फ से निकाल करके शैम्पू की बोतल देख रहे थे। अखिलेश यादव उस पर भी ट्वीट कर रहे हैं कि बताइए इनको शैम्पू की क्या जरूरत है, इनके तो बाल ही नहीं है। अब आप यूपी के मुख्यमंत्री, आप 5 साल रह चुके हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति पे इतनी निजी टिप्पणी कर रहे हैं जो 8 साल से मुख्यमंत्री है। ये मुद्दा रह गया आपके पास। एक ठोस मुद्दा बताइए ना कि ऐसा कौन सा काम है योगी सरकार का जो यूपी में बहुत अलोकप्रिय है, या जिसका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा एक मुद्दा नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, आप अभी गन्ने की बात कर रहे थे, कल कर्नाटक से एक समाचार आ रहा था कि गन्ना किसान, वहां गन्ना किसान जला रहा है, गन्ना जला दिया। और क्योंकि वहां पे समर्थन मूल्य मात्र 3300 रुपए है, जबकि उत्तर प्रदेश में अगेती गन्ने का 4,000 और 330 रुपए है। हाँ 330 रुपए क्विंटल। वहां 330 है, यहाँ 390 और 400 है। यहाँ 400 के ऊपर पहुंच गया है। हाँ अच्छा, दूसरी बात है, मुझे गन्ने पे एक बात और याद आई कि चौधरी चरण सिंह के जमाने की बात है कि किसानों का एक दल चौधरी साहब के पास गया कि चौधरी साहब गन्ने का रेट दिलवा दो, तो
चौधरी साहब ने अपनी टोपी उतारी, बोला इस मेरी खोपड़ी पे भी गन्ना बो दो, क्योंकि गन्ने की उपज इतनी ज्यादा थी कि पेराई करने की स्थिति में ही नहीं थी, लेने की। पर आज आप बता रहे हैं कि इतना गन्ना चाहिए कि एथेनॉल कंपनियों को गन्ना नहीं मिल रहा है और चावल गलाना पड़ रहा है। तो सर इस हाँ हिसाब से हाँ तो पंजाब यूपी के किसानों के लिए गन्ना खेती का तो बहुत जबरदस्त स्कोप है, और इतना शानदार रेट मिल रहा है। एक एक एकड़ में 3-3 लाख का गन्ना हो रहा है। सर रेट नहीं मिल रहा है, उस गन्ने का चीनी मिलों द्वारा तुरंत भुगतान भी किसानों को किया जा रहा है। गन्ना और खूब किसान जल्दी धक्का से जल्दी अपना भुगतान चाहता है। चीनी मिलें गन्ना उठा रही हैं, चाहे हाँ जितना गन्ना आप लगा दीजिए। हाँ। यूपी तो में यूपी में गोंडा में, मुजफ्फरनगर में ऐसी ऐसी चीनी मिलें हैं जो 5,000 टन से 15,000 टन रोज गन्ना पेराई की क्षमता रखती है। एक चीनी मिल गोंडा में है, उसकी 15,000 टन कैपेसिटी है, और उसकी जितनी क्षमता है उतना गन्ना उसे कभी मिलता ही नहीं, इतना गन्ना है ही नहीं वहां पे। और दूसरे जो है पश्चिम यूपी में तमाम किसान जो है जल्दी पैसे के लिए गन्ना बेच आते हैं गुड़ और खांडसारी इकाइयों को। गुड़ और खांडसारी इकाइयां पैसा थोड़ा कम देती हैं, लेकिन पैसा तुरंत भुगतान करती हैं। तो जिन किसानों को अपना खेत जल्दी खाली कराना होता है और जिनको खेत खाली करके गन्ना के गेहूं बोना होता है, वो अपना गन्ना बेच आते हैं गुड़ और खांडसारी इकाइयों को। और तो उनका खेत भी खाली हो जाता है जल्दी, और उनको पैसा तुरंत कैश मिल जाता है। यूपी में योगी जी के राज में गन्ना किसान के नाम पे होने वाली राजनीति, भारतीय किसान यूनियन की राजनीति, धरना करना, प्रदर्शन करना, हाईवे को रोकना, पुतले फूकना, सब बंद हो गया। ये बात कभी कोई नहीं करता कहीं। यूपी में गन्ना किसान के नाम पे जो राजनीति होती थी, देवरिया में और गोरखपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में, और पश्चिम यूपी में मेरठ मंडल में, मुजफ्फर और सहारनपुर मंडल में, बरेली मंडल में, और मुरादाबाद मंडल में, वो राजनीति अब समाप्त हो गई। केवल एक ही समस्या बची है, कभी कभी कोई चीनी मिल जो है गन्ने मूल्य के भुगतान में विलंब कर देती है, बस। बाकी कोई मुद्दा जी। कहीं है ही। तो जी सर कुल मिला के बिहार के रिजल्ट से अखिलेश अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पे मजबूर हुए हैं। बहन जी सक्रिय हुई है, तो अब देखना है कि अब यूपी में क्या नया गुल खिलता है। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।